नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा। मैं नडियाद सिटी के जय महाराज एजू फोकस में एज ए सीनियर स्टूडेंट काउंसलर यहां पे मैं वर्क कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, हर वीक में एक वीडियो लेके आ रहा हूं। इस बार का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का ये जो मेरा टॉपिक है वो है वायोलेशंस ऑफ स्टडी परमिट एंड एक्शंस बाय आरसीसी। ये कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के लिए वीडियो है, जहाँ पे स्टडी परमिट, स्टूडेंट वीज़ा के जो एक्ट होते हैं वो अगर वायोलेट हो जाते हैं तो क्या आईआरसीसी एक्शन ले सकती है। कोई भी स्टूडेंट अगर कनाडा के लिए स्टडी प्लानिंग कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ वॉच अस। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे से उसका स्टडी वीज़ा स्टैम्प जो है वो लगने के बाद वो जाता है कनाडा यहाँ से, तो वहाँ पे जब वो लैंड होता है तो एयरपोर्ट के ऊपर या बॉर्डर के ऊपर उसको बॉर्डर स्टडी परमिट प्रोवाइड किया जाता है। वो बॉर्डर स्टडी परमिट लेने के बाद स्टूडेंट्स यूजुअली उनके सिटीज़ में चले जाते हैं और वो कभी कोई केयर नहीं करते कि कौन से वायोलेट जो एक्ट है वो वायोलेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें कि वर्किंग बिफोर क्लासेस बिगिन। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा मिल जाने के बाद वैसे तो 21 दिन से लेके 28 दिन के बीच में आप जा सकते हो, 3 वीक्स 4 वीक्स मान के चल सकते हो, उससे वहाँ तक आप जा सकते हो। लेकिन जो बच्चे उससे भी पहले जा रहे हैं या मान लीजिए आप 3 वीक पहले चले गए, लेकिन आपका बिगिनिंग ऑफ क्लास मान लीजिए कि आपका 15 सितंबर इंटेक के लिए मान लीजिए 15 सितंबर आपका क्लास स्टार्ट डेट है, तो आप मान लीजिए कि 15 अगस्त को चले गए या 20 अगस्त को चले गए, तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दी चले गए तो आप वर्क कर सकते हो। नहीं, आप नहीं कर सकते। जब तक आपका क्लासेस स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप एक फुल टाइम स्टूडेंट नहीं कह पाते हो। तो जब तक आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं होते हो तो आप काम भी नहीं कर सकते हो। कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है। कुछ बच्चे अगर कैश में काम कर ले तो अलग बात है, लेकिन अगर एक बार वो बच्चे ऑन पेपर अगर वर्क कर लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एवरी सिंगल आवर्स इज़ रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। CRA करके उनकी एजेंसी है, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। तो कोई भी एम्प्लॉयर, उनका जो डेटा होता है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वो उनको डायरेक्टली रिपोर्ट होता रहता है एनुअली या जो भी उनका साइकिल है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता चल जाता है, उनके पास पूरी कुंडली होती है। जब तक आप पढ़ाई करके बाहर पढ़ोगे, आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट करने के लिए जब अप्लाई करोगे, तब ये चीज़ें आपको पता चलेगी कि इनको ऐसा कैसे मालूम हुआ। लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल ही सेटअप प्रोसेस है, तो उनको पहले से पता चल ही जाता है। अगर आपने ये वायोलेशन किया है स्टडी परमिट का, कि आपने अगर आपका एजुकेशन शुरू होने से पहले अगर आपने वर्क शुरू कर दिया है तो आपको डिपोर्टेशन नोटिस भी भेजा जा सकता है, जिसके लिए सिर्फ आपको 10 दिन मिलेंगे आंसर करने के लिए। या तो हो सकता है कि आपको 10 दिन में कनाडा लीव भी करना पड़े, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा काम करना ही क्यों है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़े या आपको डिपोर्टेशन फेस करना पड़े। तो बहुत ही ध्यान रखिएगा दोस्तों। तीसरी जो बात है वो ऐसी होती है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपके जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ट्राई कीजिए कि स्टडी के अंदर आप कम से कम अच्छे पासिंग मार्क्स से पास हो जाओ। या कम से कम ऐसा कभी मत करना कि आप DNC डिड नॉट कंप्लीट ऐसा करके अगर आपकी मार्कशीट में या ऐसा अगर टैग आता है तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा देखती है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देने के लिए। तो अगर आपका DNC लगा हुआ है, डिड नॉट कंप्लीट, या तो आपने अगर कॉलेज में नो शो किया है, नो शो इन कॉलेज, या तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप नहीं गए हो, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर आप फेल होते हो, मान लीजिए आपके 15 सब्जेक्ट्स है, 12 सब्जेक्ट्स है, अगर 1 या 2 में आप फेल हो गए हो तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। पास होना, फेल होना, वो एक स्टूडेंट लाइफ में वो एक कॉमन बात होती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कॉलेज में गए ही नहीं हो तो वो बहुत ही बड़ी मुश्किल आपके लिए हो सकती है। तीसरा एक मैं और बताऊंगा कि ऑथोराइज लीव। जब स्टूडेंट वीज़ा पे आप कनाडा में होते हो तो बहुत सारे बच्चे को कभी कभी लीव लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। IRCC यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर बच्चा स्टूडेंट वीज़ा के लिए 2 साल के लिए कनाडा में आया है तो ऐसा तो होता नहीं है कि किसी की लाइफ में इमरजेंसी नहीं आएगी। हो सकता है किसी के पेरेंट्स को दिक्कत हो गई हो सकता है किसी बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आ जाना पड़े।
तो कैनेडियन गवर्नमेंट वो छुट्टी देती है, यानी कि आपकी कॉलेज को आपको बताना होगा। हर कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट एडवाइज़र रहता है, हर कॉलेज के अंदर एक इमिग्रेशन एडवाइज़र रहता है। तो आप उनसे जाके बात मत करो, आप एक ईमेल लिखो। राइटिंग में होना बहुत ही ज़रूरी है। आप उनको ईमेल लिखो कि मुझे इस हिसाब से, इस रीज़न से मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, या इस हिसाब से मुझे कनाडा में रह के छुट्टी चाहिए, तो भी वो लोग आपसे बात करेंगे। पहले आप वर्बली बात करो, वर्बली बात कर लेने के बाद आप उनसे ईमेल में, राइटिंग में भी वो प्रूफ रखो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर मटेरियल उनके पास नहीं होता है, राइटिंग में उनके पास नहीं होता है, उनकी वजह से भी उन्होंने डिपोर्टेशन यानी कि परमानेंट कनाडा या दूसरी कंट्रीज़ उनको छोड़ने की दिक्कतें हो चुकी है। तो आप ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। कोई भी कंफर्मेशन अगर आपको टीचर भी बोलता है, आपका प्रिंसिपल भी बोलता है, तो भी आप राइटिंग में लिखो, ईमेल पे रखो आप, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। इससे आगे दोस्तों बात करें, बहुत ही कॉमन चीज़ है कि एवरी आवर स्टूडेंट्स कैन वर्क फॉर 20 आवर्स, इन वैकेशन पीरियड दे कैन वर्क 40 आवर्स, अप टू 40 आवर्स। तो ये बहुत ही छोटा सा एक रूल है, लेकिन याद रखिएगा 20 घंटे के ऊपर आप काम करते हो तो भी कई बार ऐसा होता है कि मेरी प्रोफाइल तो बिल्कुल ही सही थी, पता नहीं इन लोगों ने कैसे मुझे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ लोगों को 40-50 घंटे काम करने के बाद भी उनकी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट या तो उनका PR पक्का हो गया है, लेकिन आपके केस में दिक्कत हो भी सकती है। तो ये एक चीज़ है, अगर किसी का ठीक से ऑडिट नहीं किया है तो उनमें उनकी गलती नहीं है, उन्होंने कई लोगों को दे दिया है PR, कई लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दे भी दिया है। लेकिन अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई और अगर इन लोगों ने ऑडिट किया तो आपको ज़रूर दिक्कत हो सकती है। इससे आगे दोस्तों बात करूं तो ट्रांसफ़र क्रेडिट्स, बहुत सारे बच्चे इधर से वीज़ा लेने के लिए वीज़ा अप्लाई तो कर देते हैं, उधर चले भी जाते हैं। जाने के बाद वो क्रेडिट्स में उनका, मान लीजिए इंडिया में किसी का गुजरात यूनिवर्सिटी, किसी का दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी ने BCom MCom करके रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए चले गए और वहाँ पे जाके यहाँ की डिग्री के बेस पे मान लीजिए उनका 20 मॉड्यूल था, 20 में से उन लोगों ने 7-8 मॉड्यूल्स क्रेडिट ले लिया। तो वो कोर्स क्रेडिट लेने के बावजूद भी वो फुल टाइम कोर्स रहना ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसा होता है मोर देन 50% क्रेडिट ले लेते हैं, तो आपका फुल टाइम स्टूडेंट का जो टैग है वो हो सकता है निकल जाए। तो आप अपने स्टूडेंट एडवाइज़र या इमिग्रेशन ऑफिसर से बात कीजिए जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपॉइंट किया गया है, उनसे कन्फर्मेशन लीजिए कि ये लेने के बाद भी अगर मैं फुल टाइम स्टूडेंट रिमेनिंग होना ज़रूरी है वो स्टेटस, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों मान लीजिए अभी आपका ग्रेजुएशन फिनिश हो जाता है, आपका स्टडी फिनिश हो जाता है, तो जिस दिन आपको यूनिवर्सिटी की ओर से ग्रेजुएशन लेटर मिल रहा है कि अभी आपका जो एजुकेशन है वो सक्सेसफुली फिनिश हो चुका है, उस दिन से आप फुल टाइम, पार्ट टाइम या कोई भी काम यू कैन नॉट वर्क एनी सिंगल आवर्स अंटिल यू अप्लाई फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो आपका अगर एजुकेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ से लेके अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, 90 डेज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो वैसे, लेकिन अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो जब तक अप्लाई नहीं करते तब तक आप रेगुलर बेस पे काम नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप एक बार वर्क परमिट अप्लाई कर देते हो तो 2 दिन के अंदर उनकी ओर से एक्नॉलेजमेंट लेटर भी मिल जाता है, उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं आपका। तो 90 डेज़ है आपका स्टडी ख़त्म होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। दोस्तों बहुत है सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टूडेंट यहाँ से 20, 30, 40 हज़ार डॉलर खर्च करके जा तो रहे, लेकिन ऐसी छोटी सी चीज़ें, वैसे तो बहुत सारे इमिग्रेशन लॉज होते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको जो मोटे मोटे रूल बोले हैं, लेकिन ये सारे जो रूल है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही यूज़फुल हो पाएगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप एक बार कनाडा या कोई भी कंट्री में चले जाते हो, आप हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी से, इमिग्रेशन ऑफिस से कोई भी कम्युनिकेशन है वो अगर आपको किसी ने वर्बली बता दिया तो वो आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे। कल उठ के अगर कोई सिविल मैटर हो गई, आपको कल उठ के कोई जुडिशरी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करना पड़ा, कोर्ट केस करना पड़ा, किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो कोर्ट भी क्या मांगेगी, प्रूफ मांगेगी। तो उसके लिए हर चीज़ ऑलवेज़ आप ईमेल में लेना शुरू करो। कम्युनिकेशन में ईमेल या राइटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। एक जब भी जितने स्टूडेंट होते हैं 12th के बाद चले जाते हैं तो थोड़ा मैच्योरिटी का उनमें थोड़ा अभाव हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप में थोड़ा बहुत अवेयरनेस आएगा।
तो एज ए जय महाराज एजू फोकस की ओर से मैं कल्पेश कुमार शर्मा आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब ही चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो आपका जो स्टडी टाइम है, स्टडी लाइफ है, वो बहुत ही बेहतरीन जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर परमानेंट रेसिडेंट इन कनाडा। थैंक यू सो मच। हमारा जो लिंक है वो नीचे भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट एड्रेस सब कुछ है। सो प्लीज़ लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड कॉमेंट अस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।